Subject Science, Worksheet 34, date 27/9/2021, Class 10. Today's topic is the human eye and the colorful world. Human eye, तो जो हमारी ह्यूमन आई है वो इतनी अच्छी सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं हमारे लिए, जिसके थ्रू हम बहुत सुंदर वर्ल्ड को देख पाते हैं. तो इट्स जस्ट अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, जिसकी हेल्प से हम इतनी सुंदर दुनिया देख पा रहे हैं. और इनका ध्यान रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि एक बार इतनी प्रेशियस चीज़ें मिलती हैं तो दोबारा नहीं मिलती, इसलिए इनका ध्यान रखिए. और आई, इट इज़ वन ऑफ द सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. और ये जो ह्यूमन आई है वो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए एक सेंसिटिव ऑर्गन है और एक कैमरे की तरह काम करती हैं. कैमरा कैसे? जैसे हम कैमरे से बाहर फ़ोटो लेते हैं तो बाहर की चीज़ें देख पाते हैं, ऐसे ही हम अपनी आइज़ से आउटर वर्ल्ड को देख पाते हैं. सेकेंड, द इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन नोन एज रेटिना. और इमेज कहाँ फॉर्म होती है? लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पे, जिसे हम रेटिना कहते हैं. अब ये देखो बेटा, पिक्चर में आपको भी दिखाती हूँ. ये देखिए, ये रेटिना है, ये वाला पोर्शन रेटिना है ये. और ये ऑप्टिक नर्व्स हैं, यहाँ पे नर्व्स होती हैं. जो इमेज बनती है रेटिना पे ही इमेज बनती है. ये क्रिस्टल लेंस है जिनके थ्रू लाइट पास होती है अंदर और रेटिना पे फोकस करके इमेज बनाती है बाहर की इमेज ये बनाती है. और ये है प्यूपिल. ये प्यूपिल एक तरह का होल होता है जिसके थ्रू लाइट अंदर जाती है. ये है इरीज, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया. ये है इरीज, ये देखो, ये बाहर का जो कन्वेक्स की तरह नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉर्निया. ये कॉर्निया है. ये यहाँ पे हमारी होती है सिलेरी मसल्स जो हेल्प करती हैं लेंस को एडजस्ट करने के लिए. तो ये होती हैं सिलेरी मसल्स. तो दोबारा से एक बार देख लेते हैं बेटा. ये है बाहर वाला आउटर लेयर दैट इज़ कॉर्निया. ये जो होल है ये है प्यूपिल, ये है प्यूपिल. और ये जो है ये लेयर दैट इज़ इरीज. ये इरीज होती है जो लेंसेज को जो एडजस्ट करती है. और ये जो वाटरी लिक्विड होता है ये होता है एक्वस ह्यूमर. क्या होता है? एक्वस ह्यूमर यहाँ पे. और इरीज भी यहाँ होती है, इरीज यहाँ इरीज होती है. और ये सिलेरी मसल्स होती हैं. यहाँ देखो, ये सिलेरी मसल्स होती हैं जो हेल्प करती हैं लेंस को एडजस्ट करने में. ये है रेटिना. ये क्या है? रेटिना. यहाँ पे बनती है आपकी इमेज. लाइट यहाँ से आएगी ऐसे और इमेज बनेगी यहाँ रेटिना पे, तब हमें वो चीज़ दिखती है. तो ये है, और ये विट्रस ह्यूमर. ये जो लिक्विड है नज़र आ रहा है ब्लू सा, ये है विट्रस ह्यूमर जो एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है आइज़ को, उसे कॉम्पैक्ट नहीं होने का, एक साइज उसका डिफाइन करना. थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई इज़ नोन एज कॉर्निया. और जो एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू लाइट एंटर्स करती है उसे क्या बोलते हैं? कॉर्निया. देखो बाहर की जो आउटर लेयर है दैट इज़ थिन मेम्ब्रेन, इसे क्या बोलेंगे? कॉर्निया. ठीक है बेटा. नाउ फोर्थ पॉइंट, द आई बॉल इज स्फेरिकल इन शेप. और जो आई बॉल है वो देखो कैसी नज़र आ रही है? स्फेरिकल नज़र आ रही है. द आई बॉल इज स्फेरिकल इन शेप विद अ diameter of about 2.3 cm. Presence of the crystalline lens help in adjusting object at different distances on its retina. और ये जो प्रेजेंस है क्रिस्टलिन लेंस की, ये जो लेंस है ये एडजस्ट होती है
और इससे डिफरेंट डिस्टेंस वही, जैसे ये रेटिना का जो डिफरेंट डिस्टेंस है उसमें वो एडजस्टमेंट में हेल्प करती है, जिससे इमेज रेटिना पे ही बने। द डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पीपल इज नोन एज इरिस। और जो डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कंट्रोल करता है साइज ऑफ द पीपल, यानी साइज ऑफ द पीपल मीन्स पीपल का साइज जो छेद है वो पीपल का वो बड़ा भी हो जाता है और छोटा भी हो जाता है। जैसे कई बार हम धूप में निकलते हैं तो हमारी आइज़ पर जब सन रेज पड़ती है तो हमारी आइज़ ऑटोमेटिकली सिकुड़ जाती हैं, तो उससे क्या होगा, पीपल का साइज़ छोटा हो जाएगा। तो ये हमारा जो डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर है कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पीपल नोन एज इरिस। और इसमें क्या हेल्प करेंगी, वो जो मसल्स हैं और जो इरीज हैं एक तरह की फाइबर टाइप होती हैं, उस तरह की इरीज होती है। दस पीपल रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। और पीपल ही एडजस्ट करते हैं कि कितनी लाइट एंटर करनी चाहिए आइज़ में, और वो जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो कॉन्टेक्ट ये जो हमारा लेंस होता है क्रिस्टलन लेंस, उसको पास करते हुए इमेज कहाँ बनाएगा, रेटिना पे बनाएगा इमेज। तो ये ऑटोमेटिकली फंक्शन होता है आइज़ का, हमें पता भी नहीं चलता। नाउ क्रिस्टलन लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना। और जो क्रिस्टलन लेंस होते हैं वो क्या बनाते हैं, रियल बनाते हैं और इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं, किस पे, रेटिना पे। रेटिना कंटेन्स लाइट सेंसिटिव सेल्स। और रेटिना पे ही लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं, कोन्स और रॉड्स। द लाइट सेंसिटिव सेल्स सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व। और फिर ये मैसेज ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू कहाँ जाता है, ब्रेन में जाता है कि हाँ ये चीज़, फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं ये चीज़ ये है। पावर ऑफ एकोमोडेशन, तो बेटा जैसे हम बोल रहे हैं कि लेंस एडजस्ट करता है अपने आप को, जो बाहर ऑब्जेक्ट है, दूर है, पास है, उसको एडजस्ट करके रेटिना पे जो इमेज बनती है उसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। यानी जो लेंस की जो पावर है वो उसको कैसे एडजस्ट करता है। फोकल लेंथ ऑफ द क्रिस्टलन लेंस कैन बी डिक्रीज एंड इंक्रीज। और जो फोकल लेंथ है क्रिस्टलन लेंस की वो इंक्रीज भी करती है और डिक्रीज भी करती है। द लेंस बिकम थिन व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स। और जब हमें लगता है कि हाँ ठीक है सब नॉर्मल आया इसको देखने के लिए, तो कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं हो रही होती, तो हम क्या बोलते हैं, वो रिलैक्स में है, यानी अब कुछ उसे करना नहीं है, नॉर्मल। दिस इंक्रीज द फोकल लेंथ। और इससे क्या होगा, फोकल लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। दिस हेल्प टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। और इससे क्या होगा, हम दूर की चीज़ें भी देख लेते हैं। सिमिलरली व्हेन द आई लेंस बिकम थिक, और जब हमारी लेंस थिक हो जाती हैं, फोकल लेंथ इंक्रीजेज, और फोकल लेंथ बढ़ जाती है। वी आर एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। फिर हम क्या करते हैं, हम अपने पास के ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। ये होता है, दिस इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन एज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। और क्या होगा, ये एडजस्ट करेगा लेंस को, जिससे हम पास वाली चीज़ें भी देख सकें और दूर वाली भी देख सकें। तो जब हमें दूर का देखना है तो हमारी जो मसल्स हैं वो क्या करेंगी, इंक्रीज़ कर देंगी और रिलैक्स होके थिन कर देंगी उसकी मसल्स को, तो हम क्या करेंगे, दूर का देख पाएंगे। और ये हमें हेल्प करेगा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट देखने में। पर अगर हमारी जो आई लेंस है थिक है और फोकल लेंथ डिक्रीज़ हो गई है, यानी पास की चीज़ है, और इससे क्या होगा, हम वो खिंचेंगी नहीं, थिक रहेंगी, तो हम उससे क्या होगा, नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैन बी सीन। और वो जो मिनिमम डिस्टेंस जिससे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखा जा सकता है, इसे बोलते हैं हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आई। जैसे ये आईज़ है, ये आईज़ है और हमने ये 25 सेंटीमीटर जैसे नॉर्मल डिस्टेंस है वो देखती है। अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट है उसको हम देख पा रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और इसे बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ आई। और इसी से अगर हम बियॉन्ड जाएंगे, हम यहाँ से दूर इन्फिनिटी 25 सेंटीमीटर से दूर इन्फिनिटी तक कहीं भी,
इसे बोल देंगे हम डिस्टेंट फार पॉइंट ऑफ द आई, और इसे क्या बोलेंगे, फार, दूर का जो कोई पॉइंट है आई का। तो ये था बेटा डिस्टेंट, और ये हो गया हमारा फार पॉइंट ऑफ द आई, नियर पॉइंट ऑफ द आई और फार पॉइंट ऑफ द आई। तो नियर पॉइंट का हम कैसे डिफाइन करेंगे, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली is known as least distant of distinct vision. This is also called near point of the eye. For young individual near point is 25 सेंटीमीटर, और जो नॉर्मल यंग लोगों का होता है वो कितना है 25 सेंटीमीटर तक उन्हें आराम से दिखना चाहिए, उसे बोलेंगे नियर पॉइंट। द फारदेस्ट पॉइंट, और दूर का, फारदेस्ट मीन्स दूर का पॉइंट जिससे हम ऑब्जेक्ट देख पाएंगे उसे बोलते हैं हम फार पॉइंट ऑफ द आई। दिस पॉइंट इज एट इन्फिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई, और ये पॉइंट क्या होगा, इन्फिनिटी तक, 25 सेंटीमीटर से बियॉन्ड और इन्फिनिटी तक हो सकता है। अ नॉर्मल आई कैन सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। अब डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, हमें पता है बेटा जो सनरेज हमें वाइट कलर की नज़र आती हैं, जैसे ये वाइट लाइट है हमें वाइट कलर की नज़र आ रही हैं, पर अगर ये प्रिज्म से टकराती हैं तो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएंगे, और इसी स्प्लिट प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, डिस्पर्जन। और ये स्प्लिट होके कितनी लाइट्स बना देंगी, 7। हमें पता है ना रेनबो के कलर 7 होते हैं, तो वो 7 कलर में डिस्पर्स हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी, इसे बोलते हैं हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और ये होता है स्पेक्ट्रम, जो बैंड बनेगा उन कलर्स का उसे बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम। When light falls on the prism, it split the incident light into band of colors, ये बैंड है, दिस बैंड ऑफ कलर इज नोन एज स्पेक्ट्रम, और ये जो बैंड है इसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अब दी सीक्वेंस ऑफ कलर्स ऑब्जर्व्ड आर विबग्योर, और किस उसमें ये फैलता है, विबग्योर, VIBGYOR, इसके आगे के अल्फ़ाबेट्स ले लिए, VIBGYOR। तो यहाँ से ऐसे पढ़िए इसको, यूँ, तो ये बन गया विबग्योर, और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं, so this splitting of incident light into different color is known as dispersion. This splitting is due to bending of light rays at different angles. अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हर लाइट डिफरेंट एंगल में बैंड होती है, क्योंकि वन मीडियम से दूसरे मीडियम में आई तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव उसका रिफ्रैक्शन हुआ तो ये बैंड होगी अपने अपने एंगल में, तो इसको इसलिए उस अपने बैंड जो बैंड होती है उसके हिसाब से डिफरेंट एंगल्स में होती है। और जो वायलेट लाइट बैंड होती है वो रेड लाइट लीस्ट होती है, सबसे ज़्यादा वायलेट लाइट बैंड होती है, उसके बाद रेड लाइट बैंड होती है। दिस फिनोमिना ऑफ रेनबो इज़ आल्सो ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और ये जो फिनोमिना है रेनबो को इसे क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। द बैंड ऑफ दीज 7 कलर्स, और जो ये बैंड है 7 कलर का फॉर्म बिकॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज़ नोन एज स्पेक्ट्रम, और इसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो ये थी बच्चों आज आपकी वर्कशीट। अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, इन आवर ह्यूमन आई राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। रेटिना का क्या फंक्शन है, ये इमेज फॉर्म करता है। द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन नोन एज रेटिना। कॉर्निया क्या है, ये थिन मेम्ब्रेन है थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई इज नोन एज कॉर्निया। इरिस क्या है, द डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द pupil is known as iris. Rod and cones का क्या है, rods are important for vision in dim light. डिम लाइट में कौन सा यूज़ होता है, रॉड सेल, और ब्राइट लाइट में कौन सा यूज़ होता है, कोन्स। क्वेश्चन 2, डिफाइन पावर ऑफ एकोमोडेशन, व्हाट इज़ नियर पॉइंट ऑफ आई एंड व्हाट इज़ फार पॉइंट ऑफ आई। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन इज़ द डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। उसकी जो फोकल लेंथ है उसे जो लेंस एडजस्ट करता है उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। नियर पॉइंट ऑफ द आई, और द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। कोई मिनिमम डिस्टेंस जिस तक जहाँ तक जो नॉर्मल है इंसान जिसकी आइज़ नॉर्मल है वो देख पाता है उसको बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई, और ये कितने हैं 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल पर्सन। फार पॉइंट,
जितनी दूर तक वो देख पाएगा, वो 25 सेंटीमीटर से बियॉन्ड और इन्फिनिटी तक जाता है। द फारदेस्ट पॉइंट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन इज नोन एज फार पॉइंट ऑफ द आई। द फार पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई। क्वेश्चन 3, व्हाट इज स्पेक्ट्रम? आल्सो राइट द सीक्वेंस ऑफ कलर इन दैट। अब हमें पता है स्पेक्ट्रम क्या है, बैंड ऑफ द 7 कलर्स फॉर्म बिकॉज ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। और इसका सीक्वेंस, द सीक्वेंस ऑफ कलर्स ऑब्जर्व्ड आर विबग्योर, वायलेट, V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red. Question 4, which phenomena of light is responsible for rainbow formation? और हमें पता है बेटा रेनबो, अभी हमने पढ़ा कि जैसे ये लाइट है, वाइट लाइट, तो ये सोच लो आप सन है, यहाँ से हम बना देते हैं सन, ये है सन, थोड़ा ऐसा बन रहा है, सोच लो बस सन है। और यहाँ से वाइट लाइट आई, यहाँ से ये डिस्पर्स हो गई है लाइट, क्या हो गई, डिस्पर्स। फिर यहाँ जाके वो 7 कलर्स बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, 7 कलर्स। और ये जो प्रिज्म का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, वाटर ड्रॉप, जो रेन की वाटर ड्रॉप है वो प्रिज्म का काम कर रही है, रेस पड़ी इस पर, तो जैसे प्रिज्म स्प्लिट हुई है इससे भी स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, तो ये क्या बन जाएगा, एक रेनबो बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक रेनबो की फॉर्मेशन आ जाएगी। तो अभी ज़्यादा कलर्स नहीं, जितने कलर्स है उसे बनाने की कोशिश की मैंने। तो ये जो फिनोमिना ऑफ लाइट है रिस्पॉन्सिबल है रेनबो फॉर्मेशन के, जिसे हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। दोबारा बता देती हूँ, सन होता है, उसकी जो लाइट है वो पड़ती है वाटर ड्रॉप पे, और वाटर ड्रॉप एक्ट करता है प्रिज्म का काम, यहाँ ये समझ लो वाटर ड्रॉप बन गया प्रिज्म। फिर इससे लाइट स्कैटर हो जाती है 7 बैंड्स पे, 7 बैंड्स बन जाते हैं इसके, और ये बन जाता है फिर रेनबो। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये रेनबो बनता है। तो ये थी आज आपकी वर्कशीट। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अपना और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और एक एक पॉइंट को ध्यान से समझ के एनसीईआरटी बुक को कंसल्ट करिए। और कुछ भी डाउट लगता है तो प्लीज़ राइट इट इन अ कमेंट बॉक्स, और हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।